सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। थैंक यू अभिषेक जी। गुड इवनिंग एवरीवन। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान या एक का तरीका, इन शॉर्ट वननेस या एकत्व भाव। आज हम सत्र 51 की बात करेंगे, जो कि 13 मई 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी जानकारियां हम जान सकते हैं, मान सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। ये हमारी फ्री विल पर निर्भर है, जो अनंत रचयिता द्वारा हमें दी गई है। तो जैसे कि रा कहते हैं, हम रा हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद शुरू करते हैं। आगे डॉन पूछते हैं कि मैं एक बयान देना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये मेरी समझ से कुछ हद तक परे है। मेरे लिए ये सवाल पूछना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस बयान में कहाँ गलत हूँ, कि हमारे पास 7 शरीर होते हैं। प्रत्येक का संबंध स्पेक्ट्रम के 7 रंगों से है, और वह ऊर्जा जो इन 7 शरीरों का निर्माण करती है, एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारे ग्रहों के वातावरण में प्रवाहित होती है और हमारे अंदर 7 ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आती है, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, जो इन शरीरों को विकसित और आदर्श बनाते हैं। इनमें से प्रत्येक शरीर किसी ना किसी तरह से हमारी मानसिक व्यवस्था या सोच, मेंटल कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है, और इनमें से प्रत्येक शरीर की कुशलता, परफेक्शन और इस ऊर्जा का कुल प्रवाह इस मानसिक व्यवस्था का एक कार्य है। यानी कि यह हमारी सोच पर निर्भर करता है, और इस मानसिक व्यवस्था के माध्यम से हम कुछ हद तक इन 7 शरीरों में से प्रत्येक को बनाने वाली ऊर्जा के अंत प्रवाह, इन स्ट्रीमिंग्स को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूं, और इसमें मुझे सही करिए जो मैंने कहा है। तो यहाँ डॉन पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमारी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, यही हमारे शरीर में जो चक्र हैं उनके ब्लॉकेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कोई और भी वजह होती है जिसकी वजह से हमारे चक्र ब्लॉक्ड होते हैं और हमारा विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ कहते हैं कि आपका बयान काफी हद तक सही है। आपने मानसिक व्यवस्था शब्द का उपयोग करके आपकी घनत्वता में होने वाली अंतः प्रवाह, एनर्जी फ्लो की रुकावट यानी ब्लॉकेजेस के तरीकों को कुछ ज्यादा ही सरल बना दिया है, जबकि ये इतना सरल है नहीं।
मन परिसर का आत्मा और शरीर परिसरों से संबंध है जो स्थायी नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है। इट इज फ्लक्चुएटिंग, वो चेंज होता रहता है। इस प्रकार ये रुकावटें, यानी हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं चक्रास में, आत्मा और मन या शरीर और मन के बीच कई अलग अलग स्तरों पर पाया जा सकता है। हम दोहराते हैं कि प्रत्येक ऊर्जा केंद्र यानी प्रत्येक चक्र के 7 उपरंग होते हैं। ऐसा हम अपनी सुविधा के लिए इस तरह कह रहे हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक अथवा मानसिक रुकावटें, यानी हमारी जो ब्लॉकेजेस होते हैं, मानसिक और शारीरिक रुकावटों के साथ मिलकर प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार आप संतुलन और विकास क्रम संबंधी प्रक्रिया की जटिल यानी सटल प्रकृति को देख सकते हैं। तो भी डॉन का सवाल और रा का जवाब हमने दोनों सुने। डॉन की समझ से हमारे चक्रों की स्थिति हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, परंतु रा बताते हैं कि ये इतना सरल नहीं है। एनर्जी फ्लो में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उन्हें हमने अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ऐसा पूरी तरह नहीं है, इतना सिंपल ये नहीं है। हमारे मन का आत्मा से और आत्मा का शरीर से जो कनेक्शन होता है वो स्टेबल या कांस्टेंट नहीं होता। इसलिए ब्लॉकेजेस आत्मा और मन या शरीर और मन के बीच कहीं पर भी अलग अलग लेवल पर हो सकती हैं। ये ब्लॉकेजेस मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो हमारे लिमिटेड माइंडसेट की वजह से हो सकते हैं कि मैं कुछ चीजें नहीं कर पाऊंगा या मुझसे कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी। या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस होते हैं कि जो हमारी फिजिकल रिलेशंस की वजह से या हमारे फिजिकलिटी, हम जैसे हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम डार्क हैं हम वीक हैं हम मजबूत हैं, या कुछ ऑन द अदर साइड होता है ओवरली पॉजिटिव कि मैं बहुत ही अच्छा हूं और मेरे जैसा कोई नहीं, या आई एम सो ब्यूटीफुल। तो ये सारी जो चीजें हैं, या फिर स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस कि मुझसे कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी, ये चाहे मेडिटेशन हो या फिर मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, या फिर स्पिरिचुअल ईगो कि मैं इतनी दिन देर मेडिटेशन करता हूँ, मैंने इतने जल्दी ये सब अचीव कर लिया, सो जो हमारे ईगो पर अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे अलग अलग चक्रास को अलग अलग लेवल्स पर असर करती हैं और ये हमारे ब्लॉकेजेस की वजह बनती हैं। और ये सारे मिलकर हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे चक्र हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर से हमें हमारे लिए मैसेज है कि हमें अपने मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों ब्लॉकेजेस को समझना है और उन पर काम करना है। आगे डॉन ये कहते हैं कि मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि ये सवाल पूछने के लिए आगे मुझे फिर दूसरा मौका मिलेगा या नहीं, और ये लाभदायक भी होगा या नहीं। हालांकि ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ संभवतः एक संबंध है। आगे डॉन कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ ग्रेट पिरामिड किताब के पीछे इजिप्ट के चित्रों या कार्यों की कॉपीज हैं। कुछ चित्रों में दिखाया गया है कि कुछ लेटी हुई इकाइयों के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है और क्या इसका रा से कोई संबंध है? रा कहते हैं, ये चित्र जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उन सभी चित्रों में से कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारी सीख को तोड़ मरोड़ दिया गया था। इसमें हमने मृत्यु की अवधारणा को आगे प्रवेश द्वार के अगले अनुभव के रूप में बताया था। विकृतियां उन विचारों में थी जिसका संबंध तथाकथित मृत मन शरीर आत्मा परिसर के साथ होने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति से था। यानी कि मृत्यु के बाद होने वाली प्रक्रियाओं को तोड़ मरोड़ दिया गया था और इससे अलग तरीके से बताया गया था। आपकी धारणा में, यानी हम पृथ्वीवासियों की धारणा में, इसे नॉस्टिक की विकृति, डिस्टॉर्शन ऑफ नॉस्टिसिज्म कहा जा सकता है। अर्थात ऐसा विश्वास जिससे कोई ज्ञान और एक उचित स्थिति प्राप्त कर सकता है यदि वो सावधानी पूर्वक इसे अपनी गतिविधियों, विचारों और प्रतीकों के माध्यम से समझे और उस पर जोर दे। यानी कि
यदि वो अनेक रीति रिवाजों को माने तो उसे मृत्यु के बाद ज्ञान और अच्छी स्थिति प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर राज स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु का होना यानी अगले अनुभव के लिए तैयार होना है। जब हम जिस तरह से हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं जहां एक लेवल हम पूरा कर देते हैं और फिर हम अगला लेवल शुरू करते हैं, उसी तरह मृत्यु एक माइलस्टोन की तरह है जहां पर हम कुछ सेट ऑफ अनुभव लेकर उस स्थिति से हम आगे बढ़ जाते हैं और हम अगले सेट ऑफ अनुभव के लिए, अगले लेवल के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर नॉस्टिसिज्म इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो नॉस्टिसिज्म के अनुसार संसार को इम्परफेक्ट बताया गया है, इस मटेरियल लाइफ को इम्परफेक्ट बताया गया है, और इससे उभर कर स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, स्पिरिचुअल विजडम को गेन करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर राय यही कहना चाहते हैं कि मृत्यु का मतलब गेम ओवर नहीं है। आपको एक अनुभव आप ले चुके हैं और अब आपको अगले अनुभव की तरह आगे बढ़ना है। इस तरह से आगे राह कहते हैं कि वास्तव में शारीरिक मृत्यु की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कि हमने पहले वर्णन किया है, जिसमें एक व्यक्ति को सहायता मिलती है जो शारीरिक रूप से मृत्यु का अनुभव कर रहा है, और उसे मृत्यु के समय एकमात्र आवश्यकता यह होती है कि उसके आसपास के लोगों द्वारा उसके शरीर से उस इकाई को मुक्त किया जाए, और जो लोग उसके लिए शोक कर रहे हैं उन्हें इस प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए कि अब वो व्यक्ति आगे की यात्रा के लिए निकल चुका है। इन माध्यमों से उस इकाई को सहायता मिल सकती है जिसने शारीरिक मृत्यु का अनुभव किया है, ना कि उन अलग अलग अवधारणाओं से जिसमें सावधानी से और बार बार अपने तरीकों से किए जाने वाले रिवाजों द्वारा उनकी सहायता करने की कोशिश की जाती है। तो इस पैराग्राफ में रा ने यही कहा है कि मृत्यु के बाद कई बार कुछ रीति रिवाजों में, कुछ पुराने रिवाजों में ऐसा है कि मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को मुक्ति मिले, इसके लिए कई सारी पूजा पाठ या फिर क्रियाएं की जाती हैं, कई सारे धार्मिक रीति रिवाज का पालन किया जाता है ताकि उस व्यक्ति को मुक्ति मिले। जबकि इस सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। उस व्यक्ति की यात्रा अपने आप हो जाती है। सिर्फ उसके आजू बाजू जो लोग हैं उन्हें सिर्फ उसके लिए अच्छी धारणा रखनी है, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है कि उसका, और उसे शुभकामनाएं देनी है कि उसका आगे की जो यात्रा है वो अच्छी हो, अच्छी तरह से हो। तो इस तरह से रा ने उन सभी रीति रिवाजों का खंडन किया है जिन्हें उस व्यक्ति की मुक्ति के नाम पर किया जाता है। आगे डॉन पूछते हैं कि आपने पहले ऊर्जा केंद्रों की घूमने की गति के बारे में बात की थी। क्या मैं यह मानने में सही हूं कि यह ऊर्जा केंद्र की रुकावट पर कार्य करती है, और ये रुकावट जितनी कम होगी उतनी अधिक इन ऊर्जा केंद्रों की घूमने की गति होगी? फिर क्या इससे अधिक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत मिलता है? राज जवाब देते हैं कि आप आंशिक रूप से सही हैं। पहले 3 ऊर्जा केंद्रों में, यानी हमारे जो बेसिक फर्स्ट 3 चक्रास है, हमारा रूट चक्रा, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रा, द रूट, सेक्रल एंड द सोलर प्लेक्सस, इस ऊर्जा को पूरी तरह से खोलने से घूमने की गति पैदा होती है। तो गति हमारे बेसिक 3 लोअर चक्रास से पैदा होती है। हालांकि ये केंद्र तब क्रिस्टल की रचना का निर्माण करके अपनी प्रकृति को व्यक्त करना शुरू करते हैं जब वह व्यक्ति अपने ऊपर के ऊर्जा केंद्रों को विकसित करती है। या तो जैसे जैसे हमारे ऊपर के ऊर्जा केंद्र विकसित होते हैं, हमारे जो नीचे के ऊर्जा केंद्र हैं वो क्रिस्टल की रचना का निर्माण करना शुरू करते हैं। यह उच्च या अधिक संतुलित ऊर्जा केंद्रों की सक्रियता का रूप है, क्योंकि इस ऊर्जा के स्थान अथवा समय की प्रकृति समय अथवा स्थान की नियमितीकरण और संतुलन की प्रकृति में बदल जाती है। तो हमारे ऊपर के चक्र जैसे जैसे अधिकाधिक संतुलित होते हैं वैसे वैसे नीचे के चक्रों की गति और ब्लॉकेजेस दूर होते जाते हैं, गति बढ़ती जाती है। आगे डॉन पूछते हैं कि क्रिस्टल की संरचनाओं से क्या मतलब है?
रा जवाब देते हैं, वो इकाई जो अधिक विकसित या संतुलित है, उसके शरीर के प्रत्येक ऊर्जा केंद्र में एक विशिष्ट क्रिस्टलीय संरचना दिखती है। प्रत्येक इकाई में यह कुछ अलग होता है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी दुनिया में कोई भी दो बर्फ के क्रिस्टल की संरचना एक जैसी नहीं होती, हालांकि प्रत्येक के गुण एक बराबर होते हैं। रा कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति अधिकाधिक विकसित और संतुलित होता है अपनी मेडिटेशन, अपने लाइफस्टाइल की मदद से, जैसे जैसे उसके चक्रास अधिकाधिक बैलेंस होते हैं, उसकी जो ऊर्जा केंद्र है उनमें क्रिस्टलीय संरचना देखने को मिलती है। और जिस तरह से बर्फ अलग अलग तरह की रहती है, वैसे हर एक व्यक्ति की जो क्रिस्टल्स की संरचना होगी, उनके रूट चक्रा में, सेक्रल चक्रा में, सोलर प्लेक्सस चक्रा में, उसमें थोड़ा सा तो फर्क रहेगा, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन गुण, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फीचर्स जो हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। आगे आप बताते हैं कि लाल ऊर्जा केंद्र यानी हमारा रूट चक्रा अक्सर उस पहिए के आकार का होता है जिसकी तिलिया चक्र, स्पोक्ड व्हील होती है। जैसे कि हमने कई बार रूट चक्र को देखा है, तो व्हील के आकार में वो होते हैं। नारंगी यानी स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल प्लेक्सस, सेक्रल चक्र सॉरी, ये फूल के आकार की होती है जिसकी तीन पंखुड़ियां होती हैं। पीला केंद्र यानी मणिपुर, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, गोल आकार के तारे की तरह होती है जिसकी कई किनारे होते हैं। हरे ऊर्जा केंद्र यानी हमारा हार्ट चक्र को कभी कभी कमल के आकार का कहा जाता है। हार्ट चक्र दैट सिग्निफाइज यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव फॉर एवरीबॉडी। इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना है वो कई सारे नोक होते हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, और इस केंद्र की, और वो जो नोक है उसके जो कई सारे कमल के जो पत्ते निकल रहे हैं उसमें से, उसकी संख्या पर इसकी क्षमता निर्भर करती है। नीला ऊर्जा केंद्र यानी हमारा थ्रोट चक्र के शायद 100 किनारों के हो सकते हैं, और इसमें काफी कौंधता या चमकीलापन होता है। इट हैज अ ग्रेट फ्लैशिंग ब्रिलियंस। तो हमारे अंदर जो प्रेम है या हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करने वाला हमारा ये चक्र होता है, थ्रोट चक्र। और ये इंडिको केंद्र कम चमकीला केंद्र है। कई लोगों में ये बेसिक त्रिकोण के आकार का है या तीन पंखुड़ी वाले आकार का होता है। हालांकि कुछ माहिर हैं जिन्होंने नीचे की ऊर्जाओं को संतुलित कर लिया है, उनमें ये ज्यादा किनारों वाले आकार बन सकते हैं। तो हमारा आज्ञा चक्र जो कि कई सारे किनारों वाला हो जाता है अगर हमारे निचले वाले जो चक्र हैं वो बैलेंस होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं। बैंगनी ऊर्जा केंद्र सबसे कम परिवर्तनशील है, और कभी कभी इसे आपकी धारणा में 1000 पंखुड़ियों के रूप में बताया गया है, क्योंकि यह मन शरीर आत्मा परिसर की संपूर्णता, टोटलिटी का जोड़ है। हमारा क्राउन चक्र जिसके खुलते ही कहते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये हमारी संपूर्णता का प्रतीक है। आगे डॉन पूछते हैं कि अभी अभी मुझे इंडिगो केंद्र में कुछ महसूस हो रहा है। यदि यह केंद्र पूरी तरह से सक्रिय है और इसमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं होती है, तो क्या मुझे वहां कुछ भी महसूस नहीं होगा? राह कहते हैं, यदि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो यह भ्रम के कानून का उल्लंघन होगा। मुझे लगता है यहाँ भ्रम का कानून इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जब इस मानव शरीर में होते हैं तो हमें आगे पीछे का कुछ याद नहीं रहता, ना हमें अपने पिछले जन्म याद होते हैं, ना हमारा आगे का प्रयाण हमें पता लगता है। तो इस भ्रम स्थिति में हम बने रहते हैं, और इसी से बाहर निकलने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान से अपने सारे चक्रों को, सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं, हम अपने चक्र को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ डॉन ने रा ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस भ्रम जगत में हैं तो हमें अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने हैं। जो भी सवाल हमारे अंदर आता है कि हमें ये अनुभव क्यों हो रहा है या हमें वो अनुभव क्यों हो रहा है, उसे सवाल के रूप में हमें अपने ध्यान स्थिति में रखना है और अपने सवालों के जवाब हमें खुद पाने हैं।
यही शायद हमें हमारे पत्री सर ने भी सिखाया है कि किसी से कुछ ना पूछें, हमारे सवालों के जवाब हमें खुद ध्यान स्थिति में मिल जाएंगे। इसलिए रा भी इस सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं। आगे डॉन पूछते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु के तुरंत बाद आपने कहा था प्राथमिक सक्रिय शरीर इंडिगो है, और आपने कहा कि यह रूप निर्माता अथवा फॉर्म मेकर है, ऐसा क्यों? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? तब रा कहते हैं कि मैं समझता हूं ये हमारा अंतिम सवाल है इस सत्र का। और आगे बताते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद हम इंडिगो बॉडी में चले जाते हैं, जो कि हमारी कॉजल बॉडी होती है, और हम वही बने हैं, वहीं से बने हैं। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे गैलेक्सी के सेंटर से, यानी हमारे टोटल सेल्फ से। रा कहते हैं इंडिगो बॉडी को बुद्धिमान ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि यह बुद्धिमान ऊर्जा का बना होता है। यह सूक्ष्म जगत माइक्रोकॉस्म यानी लोगोस में होता है। मन अथवा शरीर अथवा आत्मा परिसर की संपूर्णता टोटालिटी की बुद्धिमान ऊर्जा अपने अस्तित्व को अनंत बुद्धिमानी या रचयिता से खींचती है। रचयिता को समझने के लिए इसे दोनों में यानी स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में समझना जरूरी है। जैसा कि हमने कहा है, इसकी दो प्रकृति है, ठहरी हुई पोटेंशियल और गतिज काइनेटिक। ठहरी हुई अनंतता बुद्धिमान होती है, यानी कि यही सब कुछ है, ऑल दैट देयर इज। राइस में कह रहे हैं कि हमें इसे बुद्धिमान ऊर्जा के रूप में देखना है। इंडिगो बॉडी जो होती है वो ऊर्जा कणों से बनी होती है, और ये गैलेक्सी के सेंटर में बनी होती है, यानी लोगोस में, जिसे हम सूक्ष्म जगत के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो टोटल सेल्फ है भी वही होता है। ये हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था। यहाँ रा ने ये भी स्पष्ट किया है कि हमारा मन, शरीर, आत्मा इस टोटल सेल्फ की मदद से बुद्धिमान ऊर्जा यानी अनंत रचयिता से प्राप्त करते हैं और अपना अस्तित्व बनाते हैं। शायद इसलिए हमें ईश्वर का अंश कहा गया है। आगे रा कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा दोनों हम सभी के रचयिता और सह रचयिता के रूप में हम सभी में अनंत बुद्धिमानी मान्यता के साथ ठहरी हुई होती है, जिसमें इच्छा शक्ति होती है। यह इंडिगो या रूप बनाने वाला शरीर इस बुद्धिमान्यता को खींचता है और इस ज्ञान का इस्तेमाल करके उपयुक्त स्थान और अनुभव के प्रकार का चुनाव करता है, जिसे सहरचयिता या उप लोगोस, या आप इतनी लापरवाही से जिसे एक व्यक्ति कहते हैं, वो इन सभी अनुभवों को लेता है। तो यहाँ हमारी फ्री विल की बात हुई है कि हम या कोई भी एक व्यक्ति किस तरह अपने रचयिता लोगोस और उप लोगोस की मदद से को क्रिएटर बन जाता है, और को क्रिएटर बनके यानी हम खुद अपना क्रिएशन करते हैं, या हम को क्रिएटर बन के अपना जन्म डिसाइड करते हैं। हम सारे चुनाव करते हैं कि हम किस ग्रह पर जन्म लेंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, दोस्त रिश्तेदार कौन होंगे, ये तक कि हम इस जन्म में कौन से अनुभव लेंगे, हम उससे क्या सीख लेंगे। तो राय यही कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए हम ये सारे निर्णय लेते हैं, और अनंत बुद्धिमानता यानी अनंत रचयिता से हम एक प्रेरणा लेकर, उनसे शक्ति लेकर, ऊर्जा लेकर हम को क्रिएटर बनकर अपनी किस्मत खुद तय करते हैं। आगे रा कहते हैं इस समय कोई भी छोटे सवाल के लिए है। तो डॉन पूछते हैं क्या ऐसा कुछ है जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं? रा कहते हैं सब ठीक है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आडो नहीं। आदमी वासु दोस्तों, थैंक यू। बहुत बढ़िया वर्षा जी। थैंक यू मैम।
मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.